पीएमसी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वाला झाम याद है आपको? जब बैंक ने अपने शटर गिरा दिए थे और बाहर भीड़ जमा हो गई थी क्योंकि बैंक से पैसा निकालने की लिमिट मात्र 1000 रुपए कर दी गई थी। बैंक के मैनेजमेंट पर आरोप है कि नियमों को अनदेखा कर उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी HDIL नाम की कंपनी को लोन दिया था। बैंक ने यह कर्ज HDIL को ऐसे वक्त में दिया जब यह कंपनी दिवालिया हो रही थी। ऐसा बैंक इसलिए कर पाया क्योंकि वो बड़े पापा RBI की निगरानी के क्षेत्र से बाहर था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। 24 जून 2020 को कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए, मगर आज हम इन 5 में से सिर्फ एक फैसले पर फोकस करते हैं और वो फैसला ये है कि कोऑपरेटिव बैंक भी अब RBI की निगरानी में आ जाएंगे। ये कैसे और क्यों होगा समझेंगे हम आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। सबसे पहला सवाल ये कि क्या पहले ये बैंक्स RBI की निगरानी में नहीं आते थे, लेकिन याद कीजिए अपने बचपन के वो दिन जब क्लास में कॉपी चेक करवाने में आपका नाम लास्ट नंबर पर होता था तो आप कितने निश्चिंत रहते थे कि मेरा नंबर आने तक तो पीरियड की घंटी बज जानी है। यही हाल कोऑपरेटिव बैंक्स का भी था। RBI उनकी कॉपी चेक तो करता था, लेकिन ऐसा RBI की प्राथमिकता में नहीं था। वो कोऑपरेटिव थोड़े निश्चिंत थे, अब नहीं रहेंगे। पूरी बात समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स? हालांकि बैंकिंग को कई तरीकों से कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या नेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स को समझने के लिए हम एक अलग तरह का कैटेगराइजेशन करेंगे, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो ठहरे जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आते हैं या RBI के अंतर्गत आते हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के अंतर्गत या कह सकते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत। ये तो हुआ कैटेगराइजेशन, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स की कोई स्टैंड अलोन या अपने आप में भी कोई परिभाषा होगी? तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी कमर्शियल बैंक्स की तरह ही पैसे जमा करते हैं और उधार देते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक्स की तरह इनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना होता है। हाँ, इस दौरान अगर थोड़ा प्रॉफिट हो भी जाता है तो क्या हर्ज है। सहकारी बैंक में सहकारी शब्द पर गौर कीजिए, मतलब आपसी सहयोग, कोऑपरेशन। इसे सामाजिक विज्ञान के नजरिए से समझिए। जब एक से अधिक लोग आपस में किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपना ज्ञान, सामान, शारीरिक श्रम वगैरह बिना किसी भेदभाव के साझा करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट सहकारी ठहरा, यानी टीम वर्क टाइप का। अब दूसरा पॉइंट समझाते हैं। देखिए, किसी समुच्चय में, किसी होल में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या जितनी अधिक होती जाएगी, उनके बीच के कॉमन फैक्टर्स उतने कम होते जाएंगे। जैसे कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार के बीच पाया जाने वाला सहयोग मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक हर प्रकार का होता है। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसे समुच्चय की जिसमें एक शहर का हर परिवार की मुखिया आपस में कोई सहयोग बांधना चाहती है। आपको पहले सुनिश्चित करना होगा कि शहर के सभी परिवारों के बीच कौन सा उद्देश्य है जो कॉमन है, जिसके थ्रू उन्हें साथ लाया जा सके, जिसके आधार पर वो आपस में एक दूसरे की मदद कर सके। यानी लोग बढ़े तो उनके बीच के कॉमन फैक्टर्स घटे और लोग घटे तो कॉमन फैक्टर्स बढ़े। इसलिए ही तुलनात्मक रूप से एक कमर्शियल बैंक से ज्यादा लोग जुड़े होते हैं और एक सहकारी बैंक से कम लोग जुड़े होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि बैंक की बात करें तो इसमें कॉमन फैक्टर हो गया आर्थिक सहयोग, और अगर सहकारी की बैंक की बात करें तो इसमें आर्थिक सहयोग के अलावा कम से कम एक और फैक्टर कॉमन होगा। जैसे हो सकता है इनके सारे मेंबर्स गाय पालते हों, या किसी एक सोसाइटी में रहते हों, या सभी वकील हों। अब ये जानकारी जुटाने वाले मेरे साथी दर्पण को ले लीजिए। उनके शहर में एक कोऑपरेटिव बैंक है, नाम है अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसमें बैंकिंग के अलावा मेंबर्स के बीच एक और चीज कॉमन है, वो ये कि सभी लोग अल्मोड़ा शहर के निवासी हैं। इस तरह सहकारी बैंक को समझा जा सकता है और उसे कमर्शियल बैंक से अलग किया जा सकता है। सरकारी बैंक कई तरीके के होते हैं। कुछ मुख्य प्रकार ये रहे: राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, मल्टी स्टेट यानी बहुराज्यीय सरकारी बैंक जैसे PMC था, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक। आपको इनके अलावा भूमि विकास बैंक या प्राथमिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी जैसे नाम भी गाहे बगाहे सुनने को मिल जाएंगे। सभी के नाम भी ऐसे समझने के लिए इनकी परिभाषाओं की जरूरत नहीं है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स के दो बॉस कैसे? हमने आपसे शुरू में बात की थी कि RBI कोऑपरेटिव बैंक्स की भी कॉपी चेक करता है। बिना किसी मेटाफर के कहें तो RBI का कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर भी काफी हद तक कंट्रोल है।
तभी तो पिछले साल जब पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का मामला आरबीआई की नज़र में आया था और आरबीआई ने ही उस पर प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स को समझ रहे थे तब तो हमने कहा था कि ये राज्यों के अंतर्गत आते हैं। तो अब ऐसा कैसे हुआ कि एक टाइप के बैंक के हो गए दो बॉस? ये हुआ 1 मार्च 1966 से, जब कोऑपरेटिव बैंक्स काफी हद तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत आ भी गए। पूरी तरह नहीं, काफी हद तक। 1 मार्च 1966 से कोऑपरेटिव बैंक्स के बैंकिंग से जुड़े फंक्शन जैसे लाइसेंसिंग, इंटरेस्ट रेट्स, एरिया ऑफ ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा और रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और लिक्विडेशन से जुड़े फंक्शंस राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किए जाने लगे। जैसे हमारे ललन टॉप के एडिटर तो हैं सौरभ द्विवेदी, लेकिन अगर मुझे नया लैपटॉप चाहिए, स्टेशनरी की ज़रूरत हो, कुर्सी ठीक ना हो या इस तरह की और कोई दिक्कत हो तो मैं जाऊंगी अमित जी के पास कि ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब ललन टॉप में ये सिस्टम परफेक्ट चलता है, लेकिन इन बैंक्स में दिक्कतें आती हैं क्योंकि मैनेजमेंट राज्य सरकार देखती है। तो कई बार पाया गया कि इन कोऑपरेटिव बैंक्स के मैनेजमेंट में कोई राजनेता या उनका रिश्तेदार या कोई ऐसा जिसका अपना कोई निजी हित हो बैठा था। साथ ही चूंकि ऑडिटिंग भी आरबीआई के हाथ में नहीं थी, इसलिए बही खातों में भी कोताही बरती गई और बटने लगे उल्टे सीधे लोन, होने लगे राइट ऑफ। मतलब सब कुछ इस हद तक खराब कि चलिए पीएमसी वाली दिक्कत तो पकड़ में आ गई, लेकिन ये कोई पहली बार होने वाली अनियमितता नहीं थी। मनी कंट्रोल की एक वीडियो के अनुसार 2004 में भारत में 1926 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे, जो 2018 में घटकर 1551 ही रह गए। कैबिनेट के इस नए फैसले के बाद अब क्या क्या बदल जाएगा? पहले आपको बता दें कि भारत में 1540 अर्बन कोऑपरेटिव और 96,000 से ज्यादा रूरल यानी ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ग्रामीण सहकारी बैंक की संख्या इतनी ज्यादा है कि आरबीआई के बस में नहीं है कि इन सब पर नजर रखें। इसलिए अभी आरबीआई के दायरे में सिर्फ अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ही आएंगे, ग्रामीण सहकारी बैंक्स नहीं आएंगे। तो जो भी बदलाव होंगे इन 1,500 बैंक्स के आसपास, जो कि 1540 है एग्जैक्ट संख्या, 1482 इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन पर ही लागू होंगे। और वो बदलाव क्या होंगे? कुछ बड़े बदलाव हम आपको बताते हैं। पहला, अब इन कोऑपरेटिव बैंक्स में मैनेजमेंट की भर्ती ऐसे ही नहीं हो जाएगी पूर्व एमएलए या पार्षद का भतीजा टाइप, एक न्यूनतम अर्हता आवश्यक होगी। सीईओ के अपॉइंटमेंट के लिए तो बाकायदा आरबीआई से आज्ञा लेनी होगी। यूएन बैंक्स का लेड बैक एटीट्यूड, यानी कुछ भी कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ये वाला एटीट्यूड घटेगा और एक नया प्रोफेशनलिज्म आएगा। अगर आपने कभी कोऑपरेटिव बैंक्स देखे हैं तो आप समझ ही रहे होंगे कि इस लेड बैक एटीट्यूड का अर्थ क्या है। वो कॉपी चेक करने वाला शुरुआती उदाहरण, अब कॉपी आरबीआई चेक करेगा, मतलब ऑडिट। पहले स्टेट करता था, आरबीआई साल में सिर्फ एक बार इन बैंक्स की बुक कीपिंग देख लेता था। पहले लिक्विडेशन का जिम्मा स्टेट के पास था, अब ये आरबीआई कर सकेगी। हाँ, लेकिन अब भी स्टेट से इस मामले में राय मशविरा जरूर किया जाएगा। हमने आपको शुरू में बताया था कि कैबिनेट ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, ये उनमें से एक की जानकारी है। 5 फैसले क्या है ये आप देख पाएंगे एक अलग वीडियो में, जिसके अपलोड होते ही उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जोड़ दिया जाएगा। तब तक चिपके रहिए ललन टॉप से और प्रतीक्षा कीजिए आसान भाषा के अगले एपिसोड की। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे दर्पण। शुक्रिया।